नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसका इतिहास कह सकते हैं कि भारत के इतिहास का आईना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो एक सवाल है, भारत का सबसे महान साम्राज्य आखिर कहाँ जन्मा था? इसका जवाब ना एक ऐसे क्षेत्र में छिपा है जो हजारों सालों से पावर, नॉलेज और कल्चर का सेंटर रहा है। वो जमीन जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा समय तक ये जमीन, ये इलाका पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का पावर सेंटर था। मतलब यहीं से हर्यांक, मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े राजवंशों ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले बिहार की उस इनक्रेडिबल लेगेसी को देखते हैं जहां से इतने बड़े बड़े साम्राज्य उठे और पूरे एशिया में फैले। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहीं क्यों? इसका जवाब है गंगा के उपजाऊ मैदान और इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसने इसे एक नेचुरल पावर सेंटर बना दिया था। और देखिए, मौर्य साम्राज्य, जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज के पटना से रखी थी, वो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। इसका असर पश्चिम में आज के ईरान से लेकर पूरब में बर्मा तक फैला हुआ था। सोचिए जरा। और इसी साम्राज्य के थे सम्राट अशोक, जिन्हें दुनिया के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने भी यहीं से, इसी जमीन से राज किया। और सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि शांति और धम्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन देखिए, बिहार की कहानी सिर्फ पॉलिटिकल पावर की नहीं है। ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। ये जमीन शिक्षा और आध्यात्मिक सोच का भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक यूनिक सेंटर थी। और ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि इस राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। ये असल में बिहार शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। और उस जमाने में यहाँ इतने विहार थे कि इस जगह का नाम ही बिहार पड़ गया। ये नाम ही इसके गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन को दिखाता है। उस दौर के ज्ञान के केंद्रों की बात करें तो नालंदा और विक्रमशिला जैसे नाम सामने आते हैं। अब समझ लीजिए, ये उस जमाने के आईवी लीग्स थे, आज के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की तरह। फर्क बस इतना है कि ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के बनने से सदियों पहले से दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स को अपनी ओर खींच रहे थे। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, ये जमीन तो आस्था का भी गढ़ रही है। सोचिए, वैशाली, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ और जो दुनिया का पहला गणतंत्र भी था। बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। और पटना, जहां 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। मतलब जैन, बौद्ध और सिख, तीन बड़े धर्मों के इतिहास के इतने अहम पल इसी धरती से जुड़े हैं। तो जब इतिहास इतना गहरा और इतना डाइवर्स हो, तो जाहिर है कि वहाँ की संस्कृति भी बहुत ही यूनिक और वाइब्रेंट होगी। और बिहार की संस्कृति आज भी उतनी ही जीवंत है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग को ही ले लीजिए। ये दुनिया भर में मशहूर फोक आर्ट है, जो बिहार के मिथिला इलाके से आती है। इसके जो इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, और ख़ास बात यह है कि इसे ज़्यादातर महिलाएं बनाती हैं। ये कला इस क्षेत्र की कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। और कला के बाद बात करते हैं स्वाद की। भाई, यहाँ का खाना भी इसके इतिहास जितना ही रिच है। लिट्टी चोखा तो इसकी पहचान ही है। फिर चाहे वो चूड़ा दही का नाश्ता हो, प्रोटीन से भरपूर सत्तू हो, या फिर खाजा और ठेकुआ जैसी मिठाइयाँ, हर डिश का ना यहाँ की ज़मीन और लाइफस्टाइल से एक गहरा कनेक्शन है। और जब त्योहारों की बात हो तो छठ पूजा का जिक्र तो करना ही होगा। सूर्यदेव को समर्पित ये त्योहार बिहार का सबसे बड़ा और सबसे अहम उत्सव है। ये त्योहार दिखाता है कि यहाँ के लोगों का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है और कम्युनिटी बॉन्डिंग कितनी मजबूत है। तो ये तो हुई इतिहास और संस्कृति की बात, बहुत शानदार। लेकिन आज का बिहार कैसा दिखता है? चलिए अब प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ के ज़मीनी हालात और लोगों को समझते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 13 करोड़ से ज्यादा। ये 2023 में बिहार की अनुमानित आबादी है, जो इसे भारत का तीसरा सबसे पॉपुलस स्टेट बनाती है। अंदाज़ा लगाइए, ये जर्मनी और स्पेन की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मतलब आबादी के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ा राज्य है। और इस बड़ी आबादी में से लगभग 89% लोग गांवों में रहते हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बिहार आज भी असल में एक ग्रामीण राज्य है। यहाँ ज्यादातर लोगों की जिंदगी गंगा के उपजाऊ मैदानों और खेती बाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब सवाल ये है कि भविष्य का रास्ता क्या है?
चलिए अब यहाँ के इकोनॉमिक लैंडस्केप और फ्यूचर विजन को देखते हैं। देखिए, खेती तो यहाँ की रीढ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ खेती ही है। बिहार में हेवी इंडस्ट्रीज भी हैं जो इसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बरौनी में तेल रिफाइनरी, मुंगेर में गन फैक्ट्री और मधेपुरा में रेल इंजन का कारखाना। चीनी उद्योग को ही देखिए, ये राज्य के मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का एक बढ़िया उदाहरण है। यहाँ पब्लिक सेक्टर की भी मिले हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और आज की महत्वाकांक्षाएं भी साफ दिख रही हैं, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में। पटना में IIT का खुलना हो या फिर हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य, ये सारी कोशिशें क्या हैं? ये बिहार को एक बार फिर से ज्ञान के उसी केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश है जैसा वो प्राचीन काल में था। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम बात है वो है ये नंबर 58%। ये बिहार की सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ा मौका भी। क्यों? क्योंकि बिहार की आधी से ज्यादा आबादी मतलब 58% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। ये जो इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है ना, यही ग्रोथ, इनोवेशन और पॉजिटिव चेंज लाने का सबसे बड़ा पोटेंशियल रखती है। तो एक तरफ है साम्राज्यों की गौरवशाली विरासत और दूसरी तरफ है इसके युवाओं की ताकत जो भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार हैं। बिहार की कहानी वाकई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि इस शानदार विरासत और युवा शक्ति के साथ बिहार अपनी कहानी का अगला अध्याय क्या लिखेगा।